श्री पुष्कर सिंह जी धामी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए हैं, ऐसे हमारे मित्र श्री त्रिवेंद्र सिंह जी रावत, कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, एक हमारे मंत्री यहाँ पर श्री गणेश जी जोशी भी मौजूद हैं और अन्य सभी विधायकगण, चेयरमैन टॉन्सब्रिज स्कूल श्री विजय जी नागर और जनरल विपिन रावत की सुपुत्री सुश्री तारिणी रावत, डायरेक्टर टॉन्सब्रिज स्कूल श्री बेंजामिन, यहाँ मौजूद पूर्व सैनिक स्कूल के सभी अध्यापकगण, प्यारे बच्चों, भाइयों और बहनों, इस कार्यक्रम का जब मुझे आमंत्रण प्राप्त हुआ तो मैंने सहज रूप से अपनी सहमति दे दी थी। बेटी तारिणी मुझसे मिली और उन्होंने मुझे कहा, आग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं हुई, मैंने सहज अपनी संस्कृत में सहमति दे दी और उन्होंने बताया कि टॉन्सब्रिज स्कूल में ही यह कार्यक्रम होगा। तो आज इस टॉन्सब्रिज स्कूल के परिसर में आकर आप सभी अध्यापकों से और सभी छात्रों से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। वैसे भी उत्तराखंड में आना और यहाँ के लोगों से मिलना, यह हमारे लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है। देवभूमि के नाम से यह उत्तराखंड को जाना जाता है और सचमुच ईश्वर ने इस उत्तराखंड को अद्भुत सुंदरता दी है और यह राज्य जितना प्राकृतिक रूप से सुंदर है, मैं समझता हूं कहीं ज्यादा इससे इस राज्य के रहने वाले लोग हैं अच्छे हैं। और उत्तराखंड में जब भी मैं आया हूं मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। उत्तराखंड वीरचंद सिंह गढ़वाली, कालू महरा, भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत और यहाँ के एक पूर्व मुख्यमंत्री जिनका के मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ है, स्वर्गीय नारायण दत्त जी तिवारी का भी मैं नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि पहली बार जब मैं विधायक चुनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचा था, मेरी आयु बामुश्किल 26 साल की थी और वह क्षण मैं भूल नहीं सकता। नारायण दत्त जी तिवारी उस समय हाउस में लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे थे। मेरा 10 मिनट का भाषण हुआ था और उसके बाद पंडित नारायण दत्त जी तिवारी अपने अपोजिशन की बेंच से उठकर, अपनी चेयर से उठकर वो पीछे आए और अर्दली से मुझे बुलवाकर मेरी पीठ थपथपाई थी और मेरे बारे में जो कुछ भी उस समय उन्होंने कहा, सचमुच उससे मेरी बहुत ही बड़ी हौसला अफजाई हुई थी और इसी कारण मैंने यहाँ पर उनके नाम का जिक्र किया। यानी जहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जन्मभूमि है, वहीं यदि हम वर्तमान में देखें तो भारत की सेना में हमें उत्तराखंड के बड़ी संख्या में लोग देखने को मिलते हैं। ऐसे में मैं मानता हूँ कि यह सिर्फ देवभूमि ही नहीं है, बल्कि मेरे अनुसार इस भूमि को वीर भूमि कहना यह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। जैसा मैंने पहले भी कहा, सचमुच यह राज्य मेरे हृदय के बहुत ही करीब है और जब मैं उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी धामी के इस राज्य को लगातार नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करते हुए देखता हूं और इसके पहले मैंने त्रिवेंद्र सिंह जी रावत को भी देखा है, तो सचमुच मेरा हृदय बहुत ही प्रफुल्लित होता है। आप सबके मुख्यमंत्री और हम सबके प्रिय पुष्कर सिंह जी धामी जिस प्रकार से दिन रात उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से वो प्रशंसा के योग्य हैं। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इनके नेतृत्व में उत्तराखंड को और नई ऊंचाइयों तक ले जाए। साथियों, जब मैं यहाँ उत्तराखंड में आया हूं तो यहाँ आना कई कारणों से यह विशेष बन जाता है। एक कारण तो यही है कि एक बार फिर से आप सब उत्तराखंड के साथियों से मिलने का अवसर मिल रहा है और दूसरा विशेष कारण है कि आज हम सब
टाउन्स ब्रिज स्कूल में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और भारत के लाल और सबके प्रिय स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी की प्रतिमा का अनावरण जिस अवसर पर हुआ है, उस अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्र हुए। जब जनरल बिपिन रावत जी का मैंने नाम लिया तो स्वाभाविक रूप से मेरे स्मृति पटल पर वह यादगार अंकित हो गई जब मैंने रक्षा मंत्री के रूप में अपना दायित्व संभाला था। तो उसके दूसरे दिन ही मैंने टेलीफोन उठाकर जनरल बिपिन रावत जी को कहा कि मैं सियाचिन जाना चाहता हूं। मैंने सोचा कि सियाचिन जाने की बात मैं कर रहा हूं तो कम से कम 2 दिन 3 दिन का वह समय लेंगे। उन्होंने कहा, सर कब जाना चाहते हैं? मैंने कहा कि तैयारी हो तो मैं कल ही चलने को तैयार हूं। तो उन्होंने कहा कल पूरी तैयारी रहेगी। और सचमुच जाकर जो मैंने देखा, इस प्रकार की उन्होंने व्यवस्था की थी और जिस प्रकार से की जानकारियां वहां जाने के बाद उन्होंने मुझे हासिल कराई थी, आज भी वह हमारे स्मृति पटल पर पूरी तरह से अंकित है। उस दिन की याद पूरी तरह से मुझे तरोताजा है। और उनके व्यक्तित्व के बारे में उत्तराखंड के लोग ही नहीं, मैं तो कहता हूं कि देश के जितने भी जागरूक लोग हैं वो अच्छी तरह उनके बारे में जानते हैं। और इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है। इसके लिए मैं स्वर्गीय बिपिन रावत जी के परिवार का और स्कूल प्रशासन का और आप सभी का हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज जब मैं आप सबके बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ तो मैं एक तो स्वर्गीय बिपिन रावत जी की मूर्ति के अनावरण के ऊपर आप सबसे कुछ बातें करना चाहूँगा और दूसरा मैं इस मुद्दे पर भी बात करना चाहूँगा, आखिर इस मूर्ति के अनावरण किसी स्कूल में ही क्यों हो रहा है? स्कूल आखिर इस मूर्ति के लिए सबसे उचित जगह क्यों है? साथियों, मूर्तियों का हमारे समाज में तथा हमारी संस्कृति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसे सभी स्वीकार करेंगे। मूर्ति चाहे किसी की भी हो, प्रथम दृष्टया तो देखने में यही लगता है वह बस एक मूर्ति है, एक स्टैच्यू है, लेकिन एक स्मृति के रूप में, समृद्ध विरासत के रूप में, इतिहास के हिस्से के रूप में तथा भविष्य की प्रेरणा के रूप में मूर्तियों का मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा महत्व होता है। मूर्तियां हमारे इतिहास, हमारी स्मृति का एक अभिन्न अंग हो जाती है। मूर्तियां आदर्श के रूप में लंबे समय तक हमारे बीच यह जीवित रहती है। हमारी तो पूरी संस्कृति ही मूर्तियों के इर्द गिर्द घूमती है। मूर्तियों का महत्व भला हम मूर्ति पूजकों से ज्यादा अच्छी तरीके से और कौन दूसरा समझ सकता है। हमारे लिए मूर्तियां यह प्रेरणा का ये केंद्र होती है। वह मूर्ति यदि बिपिन रावत जी की हो तो यहाँ के छात्रों के लिए तथा आसपास के निवासियों के लिए इससे अधिक प्रेरणादायी भला और क्या हो सकता है। बिपिन रावत जी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन इस मूर्ति के माध्यम से हम उनकी छवि को देख पा रहे हैं। जिस मूर्तिकार ने यह मूर्ति बनाई है, बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है, जीवंत मूर्ति बनाई है। उस मूर्तिकार को भी मैं बधाई देना चाहूँगा। और वो प्रतिमा देखने के बाद मैं ये महसूस कर रहा था कि स्वर्गीय बिपिन रावत जी इस समय हम लोगों के बीच मौजूद हैं। ऐसी अनुभूति हो रही थी। साथियों, किसी भी मूर्ति की स्थापना जब होती है तब उसके पीछे स्वाभाविक रूप से कई कारण होते हैं। जैसे हम यदि स्वर्गीय बिपिन रावत जी की मूर्ति स्थापना के उद्देश्यों को देखें तो हम पाएंगे कि जनरल रावत के वैल्यूज को समाज में और अधिक मुखरता के साथ सामने लाने की जरूरत है। और मैं विशेष रूप से बच्चों से कहना चाहता हूं कि जनरल बिपिन रावत की वैल्यूज क्या थे। आप एक सेना के अधिकारी के रूप में, एक सैनिक के रूप में उन्हें जानते हैं, उत्तराखंड के रहने वाले थे इस रूप में जानते हैं, इस देश के आर्मी चीफ रहे इस रूप में जानते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे इस रूप में जानते हैं।
लेकिन जनरल बिपिन रावत को साथ काम करते हुए जो कुछ भी उनके बारे में अनुभव में मैंने किया है कि उनके अंदर शौर्य, साहस और शालीनता तीनों का एक अद्भुत संगम था। शौर्य भी था, साहस भी था और शालीनता भी। और यह तीनों चीजें किसके अंदर हो सकती हैं? मैं कहूंगा ये तीनों चीजें उसी के अंदर हो सकती हैं जो स्पिरिचुअल हो, जो आध्यात्मिक हो। यदि यहां मैं आध्यात्म की बात कर रहा हूं, स्पिरिचुअलिज्म की बात कर रहा हूं, तो सहज रूप से लोग मानते होंगे कि मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना, गिरजाघर में जाकर सजदा करना, यही अध्यात्म है। मैं विशेष रूप से बच्चों से कहना चाहूंगा कि यह अध्यात्म नहीं है, यह स्पिरिचुअलिज्म नहीं है। जो स्पिरिचुअल होगा वही बहादुर होगा, जो स्पिरिचुअल होगा वही शालीन होगा, जो स्पिरिचुअल नहीं है न उसके अंदर शौर्य हो सकती है, न साहस हो सकता है, न शालीनता हो सकती है। आप ये कहेंगे कि साधारण आप ये बात कह रहे हैं। मेरा यह मानना है कि मंदिर मस्जिद में सब जाकर ये जाना एक उसका पार्ट है, एक भाग है, इसको मैं नकारता नहीं। लेकिन मन का बड़ा होना, मन का एलिवेटेड होना, मन का एलिवेशन, यह अध्यात्म है। आपका मन जितना ही बड़ा होता चला जाएगा, उसी रेशियो में, उसी अनुपात में आपकी आध्यात्मिक ऊंचाई भी बढ़ती चली जाएगी। मन का बड़ा होना, मन बड़ा होगा तो आप चाहे जिस प्रकार की परिस्थिति होगी, आप सुख की अनुभूति करेंगे, आनंद की अनुभूति करेंगे। और जितना ही मन बड़ा होता चला जाएगा, उतने ही अधिक आनंद की आप अनुभूति करेंगे। और एक बात हमारे यहाँ कही गई है कि जीवन में परमानंद की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति की जो बात कही गई है, वह बहुत बड़े मन के लोग होते हैं, उन्हें ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मैं कहता हूं जनरल बिपिन रावत जी आज हमारे बीच नहीं है। भले ही प्रतिदिन जाकर उन्होंने मंदिर में पूजा नहीं की होगी, लेकिन जिस दायित्व का उन्होंने निर्वहन किया है और जो शहीद हुए हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति निश्चित रूप से हुई। अब मैं यहां पर मैथमेटिक्स के भी बच्चे बैठे होंगे, इसलिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से इसे बतलाना चाहूंगा। थोड़ी देर के लिए समझ लो कि आपका मन एक सर्किल है। थोड़ी देर मान लो, लेट अस कंसीडर दैट योर मन इज ए सर्किल। और मैं ये कह रहा हूं इस मन यानी सर्किल, इसका सर्कमफेरेंस जितना ही बढ़ाते चले जाओगे, उसी रेशियो में सुख की मात्रा, आनंद की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद उसी रेशियो में बढ़ता चला जाएगा। अब यदि इसे मैथमेटिकल इक्वेशन में कहना हो, तो हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद। circumference of man is directly proportional to परमानंद, not my magnitude of परमानंद, क्योंकि परमानंद का कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि जनरल बिपिन रावत जी का मन बड़ा था, गोली भी लगी थी। और जब भी विकट परिस्थितियों में मैंने देखा वो बराबर मुस्कुराते। तो कई ऐसे अवसर हैं कि बहुत विस्तार में जाकर यहां चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है,
लेकिन जांबाज पराक्रमी सैनिक थे मेरे दोस्तों, जांबाज पराक्रमी सैनिक थे जनरल बिपिन स्टेडियम में। और इसके साथ साथ वो एक अच्छे इंसान भी थे। मेरे ही कार्यकाल में वह आर्मी चीफ भी रहे और देश के पहले सीडीएस भी मेरे ही कार्यकाल में रहे। जब भी मुझे रक्षा से जुड़े किसी विषय पर परामर्श करने की जरूरत होती तो मैं जनरल बिपिन रावत जी से ही परामर्श करता था। और आधिकारिक कामों से हटकर मैं व्यक्तिगत तौर से उन्हें, क्योंकि मैं बहुत ही करीब से जानता था, और मुझे याद है कि जब मैं भारत का गृह मंत्री था, लखनऊ का एक बहुत ही विकट कार्य था, बहुत ही कठिन काम था, जिसके कारण जनता को बहुत परेशानी हो रही थी। किन्हीं कारणों से वह काम नहीं हो पा रहा था। कारण क्या थे, इसकी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं रक्षा मंत्री नहीं था, गृह मंत्री था, लेकिन कभी कभी गृह मंत्री जब बैठक लेता है तो उसमें आर्मी चीफ वगैरह रहते हैं, क्योंकि सुरक्षा से जुड़े कई ऐसे मामले होते हैं जिन पर की परामर्श करना होता है। मैंने उनसे चर्चा की, उन्होंने कहा सर विद इन डे यह प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। मैं सोचा कि जनरल बिपिन रावत जी बहुत ज़्यादा उत्साह में यह बात कर रहे हैं, और मित्रों मुझे कहते हुए बेहद खुशी है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहाँ के चीफ मिनिस्टर से मिले, अपने अधिकारियों को बुलाया, और विद इन ए डे सचमुच उन्होंने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया। और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के कारण जो सुविधा लखनऊ वासियों को प्राप्त हुई आज हो रही है, उसमें लोग जनरल बिपिन रावत जी को याद करते हैं। एक ऐसी वह शख्सियत है। और मैं देखता हूं जब बेटी तारिणी को, सचमुच उन्हीं का अक्स इसके अंदर मुझे नजर आता है, तारिणी के अंदर। और मुझे विश्वास है कि उनकी दो पुत्रियां हैं, कीर्तिका और तारिणी। दोनों पुत्रियां उनकी लेगेसी को बरकरार रखेंगी, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि ये और आगे जाएं और अपने पिता की ही भांति वो देश की सेवा कर सकें। साथियों, जो व्यक्ति अपने परिवार, समाज, सेना और राष्ट्र के लिए प्रेरणादायी हो, अब यदि ऐसे किसी व्यक्ति की मूर्ति की स्थापना होती है तो वह मूर्ति सिर्फ उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए ही नहीं होती है, उस मूर्ति से वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां भी प्रभावित होती हैं और साथ ही साथ प्रेरणा भी लेती हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और मुझे याद आता है कि उन्होंने जिक्र किया था कि एक बार जब वह कश्मीर में दूरस्थ सीमा चौकी पर तैनात थे तो गश्त के दौरान उनको एक गोली लगी थी। सर्जरी हुई, ठीक होने में लंबा समय लगा, लेकिन उसके बाद से लाइन ऑफ कंट्रोल तथा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास के रीजन में उन्होंने जिस तरीके से भारतीय सेना को मजबूती प्रदान की, वह अपने आप में एक मिसाल है। साथियों, बिपिन रावत जी भारत के उस सैन्य परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें हम यह मानते हैं कि एक सैनिक भले ही जन्म कहीं भी ले, लेकिन वह पूरे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तत्पर रहता है। वह सिर्फ उस क्षेत्र का ही सैनिक नहीं होता, बल्कि पूरे भारतवर्ष को अपना क्षेत्र समझता है। जैसे आप बिपिन रावत जी का उदाहरण जब देखते हैं तो उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। कश्मीर में उन्हें गोली लगी, सेना में रहते हुए उन्होंने भारत के उत्तरी सीमा के साथ साथ उत्तरी पूर्वी सीमा में भी अपनी सेवाएं दी। और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनका जब स्वर्गवास हुआ तो उस दिन भी वो राष्ट्र सेवा के किसी कार्य के लिए भारत के दक्षिणी हिस्से में जा रहे थे। उनका पूरा जीवन भारत के अलग अलग क्षेत्रों को समर्पित रहा है। उनका जन्म भले उत्तराखंड में हुआ है, लेकिन देश के सभी क्षेत्रों में उनका बराबर का लोगों के साथ संबंध रहा है, रिश्ता रहा है। अंग्रेजी का एक फ्रेज मुझे यहाँ पर याद आता है कि डाई विद योर बुक्स ऑन, डाई विद योर बुक्स ऑन। आप में से कई लोग
इसका मतलब जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि यह फ्रेज ऐसी मृत्यु को इंगित करता है जो आपकी ड्यूटी के दौरान हुई। निश्चित रूप से जनरल बिपिन रावत जी का जाना राष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, और उस कमी की हम किसी भी सूरत में भरपाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन जाते जाते भी वो हमें बहुत बड़ी सीख दे गए कि जब वह इस दुनिया से गए, जाते हुए भी वह ऑन ड्यूटी थे। जाते हुए भी वह राष्ट्र की सेवा कर रहे। उनका अंतिम पल तक ऑन ड्यूटी रहना उनकी निष्ठा और राष्ट्र के प्रति उनके प्रेम की भावना को यह दिखाता है। साथियों, एक सरकार के रूप में हमारा भी यह हमेशा प्रयास रहता है कि हम इस देश के सैनिकों की गरिमा को बनाए रखें तथा इस राष्ट्र की सुरक्षा में जो उनका योगदान है उसे हम स्मरण करें। और आप जानते हैं कि सभ्यताओं का अस्तित्व, मैं छात्रों से कहना चाहूँगा कि आप सभी जानते हैं सभ्यताओं का अस्तित्व उनके बलिदानियों के कारण ही बचा रह पाता है। आज यदि भारत लगातार विकास कर रहा है और आज यदि भारत दुनिया में एक अपनी अलग पहचान बना रहा है, तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हमारे सैनिक पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ सरकार के रूप में ही नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में भी हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम सैनिकों का सम्मान करें। और हम सबका बराबर यही प्रयत्न रहता भी है। साथियों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल बिपिन रावत की नियुक्ति भारत के सैन्य इतिहास में एक मेजर रिफॉर्म था। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत में नहीं होता था, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। और इस पद का सृजन ही सेनाओं के सशक्तिकरण और उनके सम्मान के प्रति हमारी सरकार का जो संकल्प है उसे यह दर्शाता है। एक तरफ हमने नेशनल वार मेमोरियल की स्थापना करके सशस्त्र बलों के प्रति राष्ट्र की ओर से अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की, तो वहीं दूसरी तरफ देश के सैनिकों के हाथों में उत्कृष्ट व आधुनिक हथियार देकर हम उन्हें लगातार सशक्त भी बना रहे हैं। हम अपने सैनिकों का सम्मान करके उनके मोरल को ऊंचा कर रहे हैं और उन्हें बेहतरीन सुविधाएं भी दे रहे हैं। आज पूर्व CDS स्वर्गीय श्री बिपिन रावत जी की मूर्ति की स्थापना भी समाज के रूप में हमारे सैनिकों के प्रति हमारे श्रद्धा भाव का ही यह एक उदाहरण है। साथियों, मैं अब आपसे इस मुद्दे पर बात करना चाहूँगा कि आखिरकार इस मूर्ति की स्थापना टाउन्स ब्रिज स्कूल में ही क्यों हो रही है। सामान्यतः हम सब जानते हैं कि विद्यालयों का काम बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करना होता है। मैं खुद भी एक अध्यापक रह चुका हूँ, इसलिए मैं छात्र और शिक्षक के बीच के संबंधों को अच्छी तरह जानता हूँ कि बच्चे हमारे पास ज्ञान अर्जन करने के लिए आते हैं और हम उन्हें अपनी शिक्षा के आधार पर तथा अपने अनुभवों के आधार पर उसे शिक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन शिक्षा के लेन देन का दूसरा पहलू जो हमें वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है कि अब शिक्षा के लिए सिर्फ शिक्षक ही एकमात्र माध्यम नहीं है। शिक्षा के लिए सिर्फ शिक्षक ही एकमात्र माध्यम नहीं है। आजकल तो बच्चे मोबाइल से भी पढ़ ले रहे हैं, लैपटॉप से भी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं। अब तो कई सारे ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स भी अवेलेबल हैं। ऐसे भी स्कूलों के महत्व के बारे में नजरिया भी पहले की अपेक्षा बदला है। संस्था के रूप में जब हम स्कूल पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि स्कूल का काम सिर्फ आपको सूचना प्रदान करना या शिक्षा प्रदान करना ही नहीं है, क्योंकि सूचनाएं और शिक्षा तो आपको लर्निंग ऐप से, यूट्यूब से और गूगल से भी मिल सकती है। स्कूल की भूमिका इससे कहीं अधिक होती है। साथियों, आप किसी भी विद्यालय में देखते हैं कि वहाँ कई प्रकार के बच्चे आते हैं। कोई बच्चा अमीर परिवार से आता है, कोई बच्चा मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, तो कोई बच्चा बहुत ही गरीब परिवार से आता है। अलग अलग जाति धर्म से संबंध रखने वाले बच्चे आते हैं, अलग अलग पंथ समुदाय से संबंध रखने वाले बच्चे आते हैं।
तो ये सारे बच्चे जब साथ मिलकर एक ही यूनिफॉर्म में और एक ही कक्षा में बैठते हैं तो इससे विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का अप्रतिम एक उदाहरण सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वह बच्चा इस राष्ट्र की मनोभावना को बचपन से ही आत्मसात करने लगता है। जब हम संस्था के रूप में स्कूल को देखते हैं तो स्कूल अपने आप में कई सारी उपलब्धियों से भरा पड़ा है। कोई विद्यार्थी जिस बेंच पर आज बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहा है, हो सकता है कि इसी बेंच पर बैठा हुआ कोई विद्यार्थी आज डॉक्टर बन चुका हो, आज कोई इंजीनियर बन चुका हो, कोई आईएएस और आईपीएस बन चुका हो, भारतीय सेना में जा चुका हो, अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर चुका हो। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। साथियों, मेरे कहने का अर्थ यह है कि स्कूल सिर्फ आपको शिक्षा ही प्रदान नहीं करते, बल्कि वह आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। आपके व्यक्तित्व का कैसे कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो, समग्र विकास आपके व्यक्तित्व का कैसे हो, इसकी भी चिंता करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हर बच्चा जनरल बिपिन रावत ही बन जाए। यह आवश्यक नहीं है कि हर बच्चा जनरल बिपिन रावत ही बन जाए। यह आवश्यक नहीं है कि हर बच्चा महात्मा गांधी बन जाए। यह आवश्यक नहीं है कि हर बच्चा एपीजे अब्दुल कलाम ही बन जाए। हर बच्चे के अंदर एक विशेष गुण होता है, लेकिन वह बच्चा जनरल बिपिन रावत से, महात्मा गांधी से, एपीजे अब्दुल कलाम से सीख बहुत कुछ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। स्कूल का बच्चों, स्कूल का बेंच, स्कूल का हॉस्टल, स्कूल का प्लेग्राउंड बच्चों के अंदर यह भाव बढ़ाता है कि आज जो लोग बहुत बड़े पदों पर हैं, वह लोग भी इसी प्लेग्राउंड में खेले थे, वह लोग भी इसी बेंच पर बैठे थे। और मुझे लगता है कि किसी भी महान व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने के लिए स्कूल बहुत ही बेहतर माध्यम बन सकता है। स्कूल हमें वह प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं जब हम अपने रोल मॉडल्स को आत्मसात कर सकते हैं, अपना सकते हैं। और जब बात रोल मॉडल की आती है तो इन बच्चों के लिए जब जनरल बिपिन रावत से अच्छा रोल मॉडल भला और कौन हो सकता है। इसलिए मैं स्कूल प्रशासन को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने बच्चों के अंदर वीरता और राष्ट्र प्रेम के पाठ को प्रत्यक्ष पढ़ाने के लिए जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा की यहाँ पर स्थापना कराई। और बच्चों, जनरल बिपिन रावत जी के अंदर एक चीज और मैंने देखा, बहुत लोगों को मैंने देखा है, छोटे से पदों पर भी लोग पहुंच जाते हैं, मन में एक अहंकार, ईगो का भाव पैदा हो जाता है। मैंने जनरल बिपिन रावत के अंदर कभी अहंकार नहीं देखा, कभी नहीं। गलत कुछ होता था तो थोड़ी नाराजगी जरूर होती थी, नाराज होते हुए लोगों पर तो देखा है मैंने, लेकिन जनरल बिपिन रावत के अंदर अहंकार मैंने नहीं देखा। विनम्रता, शालीनता की पराकाष्ठा नहीं है। और मैं बच्चों से भी कहना चाहूंगा, अहंकार तुम्हारे व्यक्तित्व को पूरी तरह से रसातल में पहुंचा देती है, तुम्हारे व्यक्तित्व को पूरी तरह से नष्ट कर डालती है। जैसे किसी नंबर के आगे यदि पॉइंट लगा दो तो उस नंबर की वैल्यू घट जाती है। यानी 1 के पहले अहंकार, ह के ऊपर लगा हुआ पॉइंट लगा दो 1 के पहले, तो उसकी वैल्यू 1 नहीं रह जाती है, 1/10 हो जाती है। यह सीख जनरल बिपिन रावत जी से लिया। चरित्र के बारे में भी कहूंगा, कैरेक्टर को बहुत ही वाइडर पर्सपेक्टिव में डिफाइन किया जाना चाहिए। अब मैं उस डेफिनेशन में मैं नहीं आता हूं। जो कैरेक्टर एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को महान बनाती है, वो कैरेक्टर मैंने देखा है। अब कैरेक्टर की बात आ गई तो मैं एक प्रकरण आपके सामने रखना चाहता हूं।
स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने सुना होगा कि समय समय पर वह धर्म सम्मेलनों में जाया करते थे। धर्म संसद जो होती थी विश्व के भिन्न भिन्न देशों में, उसमें वो जाते थे, भारत का वो प्रतिनिधित्व करते थे। तो एक बार धर्म संसद में भाग लेने के लिए वो विदेश में गए, तो अपना गेरुआ वस्त्र उन्होंने पहन रखा था, जिस तरीके का वस्त्र धारण वो करते हैं, जिस तरीके से साफा बांधा जाता है, साफा बांधे हुए ढीले ढाले कपड़े थे। और उस धर्म संसद में बड़े सूटेड बूटेड सब सारे लोग बैठे थे, वेल ड्रेस्ड, लेकिन इनका ड्रेस वो ढीला ढाला दिखाई दे रहा था। बगल में बैठे हुए कुछ लोग देखकर उनको मुस्कुराने लगे। स्वामी विवेकानंद ने समझ लिया कि क्यों मुस्कुरा रहे हैं, कितनी इंटरनेशनल ये किसी धर्म संसद में भाग लेने के लिए आए हुए हैं और ये वस्त्र पहनकर आए हैं। जब विवेकानंद ने खड़े हुए जब बोलने के लिए, तो उसका जवाब देते हुए मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद ने, कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, बट इन आवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन। हमारा स्वभाव है लोगों के बारे में कुछ जानकारी लेते रहना। मैं यह बात पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूं जनरल बिपिन रावत के संबंध में, इस मामले में बेजोड़ थे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये बच्चे तथा यहाँ के लोग इस जो प्रतिमा यहाँ पर लगी है जनरल बिपिन रावत जी की, उससे इंस्पिरेशन लेंगे और भारत को भविष्य में अनेक जनरल बिपिन रावत मिलेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। अंत में मैं आप सभी को एक बार फिर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप सब ने इतने ऑस्पिशियस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया है और यहाँ पर पुनः इस विद्यालय के मैनेजमेंट के प्रति, नागर जी के प्रति, सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और जनरल बिपिन रावत जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन